आइए हम लोग क्लास 11 का सिलेबस शुरू करते हैं मैथ से। वैसे फिजिक्स भी चालू करूंगा लेकिन मैथ का शुरुआत चैप्टर है समुच्चय। ठीक है। वैसे और भी जो बच्चे हों जो फर्स्ट ईयर में साइंस लेना चाहते हों, सबसे पहले तो आप उन्हें खबर कर दें कि कोचिंग स्टार्ट हो गया ऑनलाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है। तो इस मोहलत में आप जितना जल्दी चालू करेंगे उतना ही फायदा रहेगा आपको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये पहला चैप्टर है गणित का, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय या इंग्लिश में आप इसे सेट बोल लीजिए। तो पहली चीज तो ये है कि सेट का निर्माण किसने किया और क्यों किया था। सेट का निर्माण आपका जॉर्ज जो कैंटर जी हैं, इन्होंने किया था। और ये जिस समय इसका निर्माण हुआ था ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता था, लेकिन बाद में चलकर इसका जो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज हुआ इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक चीज इसमें नहीं दिया है कि इसका कहाँ यूज ज्यादा हुआ है कहाँ नहीं। जब आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज बेसिक तरीके से कहाँ किया गया है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप फंक्शन पढ़ेंगे तो विदाउट सेट के आप पढ़ ही नहीं सकते। यानी अगर आपका सेट कंप्लीट नहीं है तो पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं है। और मान के चलिए पूरी गणित का 56 या 57% केवल कैलकुलस है। कैलकुलस यानी फंक्शन से रिलेटेड चीजें। तो अगर सेट कंप्लीट नहीं है तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन सारा का सारा चौपट हो जाएगा। यहाँ तक कि सेट का यूज प्रोबेबिलिटी में भी खूब दबा के होता है। ठीक है, अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो तो आपको आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं समुच्चय के बारे में। यहाँ मैंने परिभाषा लिख दिया है, इसके साथ सभी चीजों को मैंने लिख दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिभाषा लिख देने से समझ में नहीं आएगा, इसको बेसिक तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए परिभाषा से शुरू करते हैं। इसका कह रहा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह। देखते चलिए, वर्ड एक एक ठो है लेकिन एक एक वर्ड का बहुत मीनिंग है। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तु आप जानते हैं, संग्रह मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो नॉर्मल वर्ड हो गया। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, संग्रह मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। वस्तु ऑब्जेक्ट थिंग, जैसे कोई भी ये चीज हो गया, ये बुक है, ये मार्कर है, यानी कोई भी चीज, चश्मा है, समथिंग कुछ भी जो आपको आंखों से दिखाई देता है, जो स्थान गिरता है वो वस्तु, पदार्थ, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसको वस्तु कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है सुपरिभाषित, और यही समझने वाली बात है इस सेट में। सुपरिभाषित का मतलब क्या है फिर इसमें। ठीक है, बाकी चीज बहुत ईजी है। संग्रह, आप किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो आप कहते हैं कि वो संग्रह किया जा रहा है। वस्तु आप जानते हैं, अभी बता दिया मैंने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुपरिभाषित वस्तु क्या होता है। तो अगर सेट को जानना है तो सुपरिभाषित वर्ड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है। तो इसमें पहला कह रहा है संग्रह की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं। मान के चलिए आपको कहा जाए कि कुछ वस्तुओं का संग्रह बनाइए। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं कहूं कि आप कलमों का संग्रह बनाएं, तो आप क्या करेंगे, लिंक स्मार्ट की 10 मिनट ले लेंगे और कहेंगे कि यह कलमों का संग्रह है। तो बेसिक एक तरीके से वो कलमों का संग्रह तो है, पर समुच्चय उस संग्रह को संग्रह नहीं मानेगा। ये कह रहा है कि संग्रह की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो। अगर लिंक स्मार्ट की अगर आप 10 पेन लेते हैं तो लिंक स्मार्ट सभी एक जैसे दिखेंगे, तो भिन्न भिन्न नहीं हुए। ठीक है, भिन्न भिन्न नहीं हुए, तो वहीं पे वो छांट देगा, कहेगा कि नहीं ये सेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। या तो जो बहुत बार रिपीट करे उसको एक बार लेगा। यानी अगर मैं कहूं कि 10 लिंक स्मार्ट ले लीजिए और समुच्चय में बताइए कि उसमें कुल कितने पेनों का संग्रह है, तो आप समुच्चय कहेगा कि बस एक पेन है उसमें। यानी लिंक स्मार्ट की बात करेगा, उसकी संख्या से मतलब नहीं है
कि एक जैसा कितना दिखता है, बस एक रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप अलग अलग नामों के कलमों का संग्रह करें, हाँ, तब वो सेट को निरूपित करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि संग्रह की जितने भी कलम होंगे उन सबका नाम अलग अलग होगा। लिंक ग्लेशियर होगा, लिंक स्मार्ट होगा, रिलैक्सो होगा, बहुत सारी कलमों का नाम है। तो उस तरह क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि संग्रह में जितने भी आपने कलम लिए हैं उन सभी का नाम अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो एक दूसरे से वो कलम भिन्न भिन्न है। अगर मैं कहूं कि इसमें से पेन कोई एक निकालो, रेक्सो या लिंक लेजर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 10 लिंक स्मार्ट के पेन और मैं एक लिंक स्मार्ट की पेन निकाल कर फिर अगर उसमें मिला दूं 10 लिंक स्मार्ट पेनों में 9 में जो मिला के 10 हो जाती हैं और उनको थोड़ा हिला के एक साथ रख दूं, तो यकीनन आप उस कलम को नहीं निकाल पाएंगे जिस कलम को मैंने निकाल के रखा है उसमें। बात समझ में आ रही है? तो भिन्न भिन्न होने का मतलब है कि मैं उसको आसानी से किसी चीज को पकड़ सकूं कि ये कौन सी चीज है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, यानी पहली चीज यही कह रहा है कि जितने भी वस्तु किसी समुच्चय के अंतर्गत जब भी लेंगे तो उनका आकृति या ठीक है रूप जो भी है वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होनी चाहिए। आकृति रूप यानी जिससे कि हम पहचान कर सके उस चीजों का। अब लिंक पेन की अगर भिन्न भिन्न बात करते हैं तो सारे पेनों की डिजाइन अलग अलग होती है, नाम भी अलग अलग होता है। अभी तो है नहीं कि लिंक स्मार्ट जैसा दिखता सब है लेकिन नाम अलग अलग कर दिया है, ऐसा नहीं होता। सबकी डिजाइन अलग अलग होती है, रूप आकृति अलग अलग होती है, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो इससे हमें यह सुविधा होती है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सारी पेनें भिन्न भिन्न है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे बात करेंगे क्योंकि ये विदाउट एग्जाम्पल का समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कलम की बात, ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। इसी का लिखा है कि अर्थात किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति ना हो। मैंने कहा ना 10 लिंक स्मार्ट का अगर पेन लिए हैं तो वो 10 नहीं लिखेगा, बस एक लिखेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। कह रहा प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को धारण करते हैं। किसी विशेष गुण को धारण करने का मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि कलमों का संग्रह बनाइए तो आप ये बताइए कि उस संग्रह में कौन कौन सी वस्तुएं लेंगे। केवल कलम लेंगे, किताब तो लेंगे नहीं। मैंने कलमों का संग्रह कहा था बनाने के लिए, तो उन सब में एक गुण ऐसा है जो सबको फॉलो करता है, यानी सब पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कलम तो उन सबके लिए लागू होगा, यानी एक ऐसा गुण होगा जो सबको सब पर लागू होगा। तो मैं एक साथ उन सबको कलम कह सकता हूं। यानी अगर मैं कहूं तो उन सब में एक गुण कॉमन है, जिस गुण को कहा जा सकता है जो सभी धारण करेंगे। यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि उनकी रूप रंग आकृति भिन्न भिन्न होनी चाहिए और एक कॉमन गुण सभी धारण करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिया है, उस चीज को भी अब समझते चलते हैं। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समूह। आपने क्लास 10th में भी क्लास 9th में भी प्राकृतिक संख्याओं का समूह पढ़ा है। तो प्राकृतिक संख्याएं जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 से डॉट 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 इंफिनिटी तक कुछ भी लिखते हैं। लेकिन यकीन मानिए कभी भी एक संख्या रिपीट नहीं करती। सभी संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। पर सभी संख्याओं को हम बोलते क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी दोनों गुण को फॉलो कर गया। पहले तो भिन्न भिन्न है और दूसरा उन सबको एक नाम से बुला सकते हैं, वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों गुणों को क्या कर रहा है? वैलिड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पहला एग्जांपल है, इसको हम समुच्चय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। ठीक उसी तरह है सभी पूर्णांकों का समूह। तो पूर्णांक संख्या भी आप जानते हैं क्या होता है? -∞ से लेकर +∞ की जो इतनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो अब क्या, जितने भी पूर्णांक संख्याएं इसमें ली गई है सबका रूप रंग आकृति भिन्न भिन्न होगा, वैल्यू भी भिन्न भिन्न होगा। दो
तो ये +2 है, ये -2 है, दोनों में अंतर है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इनकी रूप रंग आकृति क्या है, भिन्न भिन्न है। और सभी किस गुण को धारण कर रहे हैं, तो सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, समुच्चय हुआ। और क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ये सबके रंग रूप भिन्न भिन्न है और हम सबको अलग अलग डिसाइड भी कर सकते हैं और सभी के सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा एग्जांपल, किसी खास विद्यालय के छात्रों का समूह। जैसे आप जाहिर सी बात है क्लास 11 में हैं तो किसी न किसी विद्यालय में पढ़ेंगे, फिलहाल तो लॉकडाउन है तो नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो एक विद्यालय होगा जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। अब मैं पूछूं कि किसी बच्चे का शकल, किन्हीं दो बच्चों का शकल एक जैसा होगा, हुब टू हुब? हाँ, हो सकता है जुड़वा हो तो हो, लेकिन कुछ उनकी आइडेंटिटी होगी जिससे हम ये निश्चित करें कि कुछ भिन्नता हो। ठीक है, तो हम जुड़वा की बात नहीं करें। अब मान के चलिए आपका कहना होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा कि नहीं एकदम में एक जैसा हो, तो भाई एक जैसा है तो उसको एगो मानेंगे सेट के अंदर। मैंने समझा दिया था पहले ही। ठीक है, तो सेट कहता है कि जब एक जैसा हुब टू हो तो एक जैसा मान लेंगे सेट में, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता, कुछ नेचर में परिवर्तन हो सकता है उनके। ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं उनको, लेकिन इसकी बात उतना नहीं करेंगे हम। मैं कह रहा हूं कि अगर एक विद्यालय है, अब इस विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनकी रूप रंग रेखा लंबाई मोटाई सब भिन्न भिन्न होगा, यकीनन भिन्न भिन्न होगा। बहुत सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं दिखेंगे, ड्रेस हो सकता है एक जैसा, शकल तो एक जैसा नहीं होगा ना। तो बहुत सारे बच्चे की रूप रंग आकृति क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। बट एक गुण जो सब धारण करते होंगे, ऐसा क्या होगा कि वो किसी खास विद्यालय के बच्चे होंगे। जैसे मान के चलिए आप इस समय क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, तो क्लास 10th में जितने भी बच्चे होंगे अगर वो एक जगह इकट्ठे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्लास 10th की बात नहीं करते हैं, विद्यालय के, नव भारत उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर के बच्चे हैं, तो जितने भी उस विद्यालय में पढ़ते होंगे वो क्या कहेंगे, मैं नव भारत उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर में पढ़ता हूं। तो वो सारे के सारे बच्चे उस विद्यालय के नाम को धारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लियरली सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी को बखूबी पालन कर रहे हैं। अब यहां पर किसी खास वर्ग, मान के चलिए क्लास 10th में आप किसी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कुछ बच्चे होंगे, उनमें भी जो बच्चे होंगे सबके रूप रंग भिन्न भिन्न होंगे। पर अगर कॉमन गुण कहा जाए तो अब यहाँ पे कॉमन गुण कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं, दो बना सकते हैं। किसी खास विद्यालय के बच्चे हों, या तो किसी खास विद्यालय के किसी खास वर्ग के बच्चे हों, या किसी खास वर्ग के बच्चे हों। क्लास 10th के बच्चे हैं, यहाँ पे क्लास 11th ले लिया है, ठीक, कुछ भी आप ले सकते हैं, खास वर्ग लिख दिया मतलब क्लास 10th में है, क्लास 10 से समझना चाहें तब समझ सकते हैं, क्लास 11 से समझना चाहे तो उससे भी समझ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये भी क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब यहां पे लिखा है पांचवा एग्जांपल, कह रहा है कक्षा 11th के किताबों का समूह। अब क्लास 11th में कुल कितनी किताबें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट जितने भी हैं, उन सब अगर किताबों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो सब किताबों की भिन्नता अलग अलग होगी। जैसे साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हिंदी तो सब में कॉमन रहता है, तो कॉमन रहता है तो इसका मतलब नहीं कि बार बार उसे रिपीट करेंगे, बस एक बार करेंगे। कॉमर्स वाले में जो कॉमर्स के बुक्स होंगे उनको एक साथ रख दिया जाए, आर्ट वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एक साथ रख लिया जाए। इन तीनों स्ट्रीमों के सभी सब्जेक्टों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो जो किताबों का संग्रह होगा वो समुच्चय कहलाएगा। पहले तो उन सब की रूप रंग, जो भी आकृति, यानी नाम, ऊपर का कवर, लेवल सब अलग अलग होगा, पर एक गुण वो सब धारण कर रहे होंगे कि वो सारे के सारे बुक्स किस वर्ग के होंगे, क्लास 11th के बुक होंगे। ठीक है, तो हम उनके संग्रह को सेट कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लिखा है तेज विद्यार्थियों का समूह। ठीक है,
तो यहाँ पे विद्यार्थी लिखा है, तो विद्यार्थियों का समूह मतलब विद्यार्थी बहुत रंग रूप भिन्न भिन्न होते हैं, पर एक वर्ड उसने जोड़ा है तेज। तेज तो हम जैसे आप क्लास 10th या पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन तेज है। ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि ये लड़का तेज है, फलाना लड़की तेज है, ठीक है। और आप डिसाइड कैसे करते हैं? आप कहते होंगे कि भाई परीक्षा ले आता है तो ये बच्चे ज्यादातर नंबर अच्छे लाते हैं, ठीक है। तो आपके दृष्टिकोण में ये तेज की परिभाषा है, ये लोगों के दृष्टिकोण में भी तेज की परिभाषा ही बन गई, पर हकीकत में ये नहीं है। तेज का कोई मापदंड नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि कौन कितना तेज है, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन बच्चा किसी बच्चे से कितना तेज है, तुलनात्मक दृष्टि है ही नहीं। यानी मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूं, दो बच्चे हैं, ठीक है। एक तेज जो क्लास में अधिकतर अच्छा नंबर लाता है, और एक बहुत ही लो कैटेगरी जो हर जगह फेल होता है। अब मान के चलिए कोई बाहर से परीक्षा लेने आता है, उन्हीं दो बच्चों को उठाता है, तेज वाले और लो मीडियम वाले बच्चे को एकदम। अब बाय चांस उसने एक ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है, जो उस लो कैटेगरी के बच्चे को आ रहा है बट तेज वाले बच्चे को नहीं आ रहा है, तो ये बताइए वो जो डिसीजन करने वाला बाहर से आया वो क्या करेगा? तेज बच्चे को डिफाइन करके बताएगा कि ये तेज है, या उस बच्चे को तेज कहेगा जो एकदम लो क्लास का था इन क्लासरूम? यकीन मानिए वो लो बच्चे को ही तेज मान के जाएगा। यानी तेज की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता उसको। हो सकता है कि कुछ समय के लिए कुछ कमजोर बच्चों को वो सवाल के आंसर पता हो जो तेज बच्चों को ना पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाएगा कि कौन कितना तेज है, या हम कह सकते हैं कि ये 10 तेज है, ये 11 तेज है, कोई मापदंड नहीं है इन सबका। तो यहाँ पे जब किसी भी चीज में क्लियरली डिफाइन ना हो पाए तब सेट निर्धारण नहीं हो पाता, यानी हम उसको सेट नहीं कर सकते। यहां भी वही है, मोटे लड़कों, भाई कौन कितना मोटा है? अब किसी का पेट ज्यादा फुला है, सीना कम है, किसी का सीना ज्यादा फुला है, कहने का मतलब समझ आ रहा है ना? कोई है तो नहीं, वेट से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। मोटाई का कोई परिभाषा तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पे मोटे का तर्क भी नहीं कर सकते, तो मोटे बच्चों का क्या, ये भी सेट नहीं आएगा। सुंदर लड़कियों का समूह आप किस चीज से मापेंगे कि इसकी सुंदरता कितनी है? 2 4 10 लड़कियां सुंदर हो तो आप कैसे कहेंगे कि कौन कितनी सुंदर है? कोई मापदंड नहीं है। तो जब किसी चीज को आप क्लियरली मापदंड नहीं कर सकते तो वो समुच्चय में नहीं आता, ठीक है। आई होप कि कुछ एग्जाम्पल ये आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप व्हाट्सएप करिए।